हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, संध्या। कैसे हैं आप लोग सब? तो देखिए, पिछली बार हम लोग मिले थे इसी तरह के एक सर्टिफाइड कॉपी के एनालिसिस के अंदर, और एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इस बार मार्क्स जो हैं वो पहले से बढ़िया कॉपी वाले मार्क्स है, मींस मार्क्स ज्यादा मिले हुए हैं। पास वाली कॉपी है 52 मार्क्स, 53 मार्क्स जो है। अच्छा, आईसी ने यहाँ पे 2 मार्क्स जो है वो बोनस के दिए। हर कॉपी में 2 मार्क्स वहां पे ऐड होकर के आए हैं। रीजन आईसीआई ही बता सकता है, लेकिन फिलहाल हम एक कॉपी का एनालिसिस कर रहे हैं। और बढ़िया चीज ये है कि नाउ आईसीआई का जो है वो आ चुका है इस वक्त में सर्टिफाइड कॉपी भी, यानी आईसीआई का जो सजेस्टेड है वो एक्चुअल के अंदर आ चुका है। तो अपन उससे बढ़िया कंपेयर करके देख सकते हैं। और पार्ट 3 के अंदर इससे भी ज्यादा मार्क्स की कॉपी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जो डिस्टिंक्शन मार्क्स हमारे रहेंगे, बराबर। तो वो भी आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल के लिए पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम फटाफट से। और सबसे पहले इसमें हम लोग चलते हैं आईसीआई के सजेस्टेड पर। और ये देखिए, इस बार का हमारा जून का पेपर और आईसीआई का सजेस्टेड यहाँ पे आ चुका है। अब आईसीएआई का जो सजेस्टेड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले कि भाई यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जाएगा वो गारंटी का क्वेश्चन था, बढ़िया सा 7 मार्क का क्वेश्चन था। 2 पार्ट इस गारंटी वाले क्वेश्चंस के अंदर क्वारी हुए हैं, ठीक है। और इनका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो जा रहा था सेक्शन नंबर, हमारा जो बेस सेक्शन स्टार्ट करता है सबसे पहले 128 से, सॉरी 126 एंड देन 128 से। तो आईसीआई का जो सजेस्टेड आंसर अगर यहां से मैं आपको दिखाऊं तो पहले 126 के अंदर इन्होंने द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज डिफाइंड, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन वाला पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट इनका जो है। Then in the given case, as given guarantee for P's payment obligation towards R when P defaulted after making 4 monthly installment and become insolvent, तो उसका गारंटी जो है वो बनेगा। तो एक पार्ट का आंसर तो इसी बेस पे बन गया था। सेकेंड नंबर इन्होंने लिखा था कि भाई अकॉर्डिंगली, मतलब अभी फर्स्ट पार्ट का ही अगला सिचुएशन चल रहा है। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटीज को एक्सटेंसिव, ये हमारा मेन पार्ट है सेक्शन 128 का। और इस वजह से एक जना अगर नहीं पे कर पाया तो रिमेनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसका आंसर जो है वो दिया है, मतलब 126 समझाया है। उसके बाद में जो सेकंड पैरा आप लोग देख रहे हैं, ये खाली क्वेश्चन का ही पार्ट समझाया है कि कौन पर्सन इसमें गारंटर है, कौन क्या है। फिर 128, 126, 128 दोनों साथ में भी दिए जा सकते थे। फाइनल आंसर है कि हाँ भाई वो रेस्पॉन्सिबल होने वाला है। अब सेकंड सिचुएशन में यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो सेक्शन नंबर 142 लग जाता है, जहां पे है कि अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन करके लिया। 143 कॉम्बो सेक्शन है कि साइलेंस अगर आप मेंटेन रखते हो फ्रॉड की तरह से, तो यहाँ पे गारंटी वैलिड होने वाली नहीं है। और देन फाइनल आंसर जाकर के यही दिया है कि भी हाँ एस यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है सेकंड सिचुएशन में। तो ये इनका आंसर था, 7 मार्क का करीब ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है। पहले सेक्शन एक सिचुएशन आ गया, फिर दूसरा सिचुएशन आ गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो आईसीए ने अपना दे रखा है वो हमारा कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने सारे आपसे डिस्कस किए हुए हैं। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का हमारा एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया था। एबीसी लिमिटेड जो है, पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख का है, और एबीसी लिमिटेड ने इशू किए 10,000 और इक्विटी शेयर, पहले से 10,000 थे। और ये जो 10,000 है, इनमें से 5,000 XYZ, यानी 20,000 शेयर में से खाली 5,000 शेयर जो है वो हेल्ड किए हुए हैं, बराबर। और देन यहाँ पे पूछा है कि क्या होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा क्या? तो बनने का सवाल ही नहीं होता है, बराबर, बहुत सिंपल है, नहीं बन सकती है। और देन उसमें बाद में आगे बोला है कि XYZ जो है इज अ होल्डिंग कंपनी, और PQR एक और कोई कंपनी है जिसके BODs पे उनका कंट्रोल है। अच्छी बात है, होगा। नाउ PQR लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ ABC लिमिटेड, बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ इट्स सब्सिडरी। तो वो मैटर तो यहाँ है ही नहीं, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वैलिडिटी पूछिए PQR के क्लेम की। सेकेंड आपने से पूछा है कि क्या एबीसी और XYZ में अगर ये रिलेशनशिप नहीं बने तो कोई और बन सकता है क्या? तो एसोसिएट कंपनी का रिलेशन बनता है, ये हमको अच्छी तरह से पता है, बराबर। तो आपको मैं दिखाता हूं इसका आंसर। ये देखिए, जैसा आपको हमेशा कहा गया है, सबसे पहले देखो होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन लिख दिया गया है। उसके बाद में सब्सिडरी कंपनी का जो डेफिनेशन है, जो बहुत प्रॉपर तरीके से, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला पॉइंट, सेकंड नंबर 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर ओन और टुगेदर विद द वन और मोर सब्सिडरी वाला पॉइंट। फिर इन्होंने फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे समझा दिया कि भाई हाँ इतने इतने शेयर इशू हुए हैं, और 5,000 शेयर होल्ड करके आप खाली 25% पर ही होल्ड कर रहे हो, और इसीलिए आपके इस क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनने वाला नहीं है। अब सेकेंड पार्ट ये जो दिया, इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट लग नहीं रही थी कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड, जो उनके बोर्ड पे के कंपोजिशन पे कंट्रोल कर रही है। लेकिन XYZ लिमिटेड कैन नॉट टर्म्ड एज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ABC लिमिटेड, बराबर से।
PQR Private Limited cannot claim the status of being subsidiary of ABC in terms of first criteria that of controlling of the composition of the director. अब ये सेटअप पॉइंट ठीक है, पूछा नहीं था हमसे, बट इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले पॉइंट पे भी डाला है कि इस स्पेस पे भी ये हेल्ड नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं भी लिखा होगा क्योंकि इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं। चलिए आईसीए ने लिया है। अब एसोसिएट कंपनी वाला पार्ट बहुत क्लियर था। एसोसिएट कंपनी का पहले डेफिनेशन दीजिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग बताना चाहिए 20% वाला, फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ एबीसी और XYZ का एसोसिएट कंपनी का रिलेशन जरूर बनेगा क्योंकि मोर देन 20% हेल्ड हो रहा है। तो ये हमारा 6 नंबर का एक क्वेश्चन था जिसमें इतना सारा पार्ट जो है वो आईसीए ने दिया है और इतना पार्ट होना भी चाहिए था। एक कंसेप्ट को थोड़ा सा मुझे बीओडीज वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सब ठीक लग रहा है। ठीक है, 7 मार्क का क्वेश्चन था, जी नहीं 7 मार्क का क्वेश्चन था, 6 का नहीं। फिर पार्टनरशिप एक्ट का हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी नहीं है, yet the consequences or disability for non-registration have a persuasive pressure for their registration. Still there are कुछ केसेस ऐसे हैं जहां नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ना, कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है, पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकता है, उस वक्त अकाउंट्स की डिमांड कर सकते हैं, लीगल हेयर केस कर सकता है, स्टैट्यूटरी राइट्स पर असर नहीं होगा, जो रिसीवर है उसके राइट्स पे कोई असर नहीं होगा, सेट ऑफ 100 रुपीज का डिमांड हो सकता है। ये सारे पॉइंट आंसर में आने चाहिए। तो आईसीए ने ये आंसर लिखे भी हैं, देखिए सेक्शन 69 में अपने को दे रखा है। तो इसमें नॉन रजिस्ट्रेशन की डिसेबिलिटीज नहीं पूछी थी, आपसे पूछा था किन चीजों पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो थर्ड पार्टी के राइट्स पे कोई असर नहीं आएगा, डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल हो सकता है, असाइनी के राइट्स पे कोई असर नहीं आएगा, स्टैट्यूटरी वाला पॉइंट यहाँ नहीं है लेकिन अपन लिख सकते थे बराबर से। देन 100 रुपए तक का सर्ट ऑफ आप डिमांड कर सकते हैं और लीगल हेयर्स जो हैं वो अकाउंट्स वगैरह के डिमांड कर सकते हैं, पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये कुछ 5 पॉइंट और स्टार्टिंग पैरा मिला करके 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्वारी हुआ है हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये आपने देखा। चलिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट का कॉपी जिन्होंने अचीव किए हैं, इसमें 53 मार्क्स है, मींस पास मार्क्स है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि ओवरऑल मार्क्स जो है वो बहुत बढ़िया है इनके, 300 से ऊपर मार्क्स है। ठीक है, 300 से क्रॉस किया हुआ मार्क्स है। तो लॉ के अंदर क्या दिक्कत आई, क्या रहा, वो हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ में देखें कि भाई कैसे कॉपी चेक हुई है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इन्होंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे गारंटीज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द प्रोमिसेस टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पार्टीज कॉल्ड इन इट्स डिफॉल्ट। तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी वाला एक पॉइंट इन्होंने दे दिया है। तो डेफिनेशन वाला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी प्रोमिसेस टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पार्टी। एक जना दूसरे को ऑब्लिगेशन को पे करने का प्रॉमिस करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको अगर मैं वापस दिखा दूं कि भाई डेफिनेशन का जो पार्ट है 126 का, वो डेफिनेशन एक्चुअल में कहती क्या है। तो आप मेरे साथ यहां से देखें अगर इस पार्ट को, ये देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म ए प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इट्स डिफॉल्ट। ठीक है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, काफी कुछ मिलती जुलती डेफिनेशन है, बराबर से काफी कुछ मिलती जुलती डेफिनेशन है। लेकिन आईसीए ने इसके मार्क्स नहीं दिए हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी वाला एक पॉइंट इन्होंने डाला जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, वो कोई लॉजिकल था भी नहीं, उसके मार्क्स इनको दिए। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूइंग गारंटी वाला पॉइंट आते ही इस पूरे टॉपिक के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे कट हो गए, ऐसा मुझे लगता है। फिर इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट ही विल बी हेल्ड लायबल पार्टी, ये बकायदा हमारा पॉइंट सेटअप होता है। फिर कुछ प्रिंसिपल डेटर वाला, मतलब इन्होंने डेफिनेशन के पॉइंट को पूरा समझा दिया है, तो उसके मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले थे बराबर, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली आपको को एक्सटेंसिव वाला पॉइंट देना चाहिए था, उसी से कनेक्टेड हमारा पॉइंट था, वो नहीं आया, इसलिए इस पूरे पोर्शन के जो इनको मार्क्स नहीं मिले। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो खाली 1 नंबर इनको यहाँ पे अलॉट हुआ है। ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट 1 पार्ट इसके अंदर अलॉट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे सेकेंड पार्ट में इन्होंने डायरेक्टली कोई सेक्शन तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे लिख दिया लायबल टू पेमेंट टू द लायबल इंस्टॉलमेंट बाय आर। चलो ये तो वो हो गया इन द अबव केस। अब यहाँ पे आ गया वर्थ, ये देखो मिस रिप्रेजेंटिंग वाला वर्ड इन्होंने यहाँ पे लिखा जरूर है, आप लोग देख सकते हैं मिस रिप्रेजेंटिंग वाला वर्ड यहाँ पे है। और हैविंग थोड़ा सा राइटिंग का भी, हालांकि ज़्यादा असर नहीं आता है, 50-55 नंबर जब मिल जाते हैं आपको तो इसका मतलब राइटिंग का उतना इम्पैक्ट नहीं आए, बट फिर भी एक्चुअली हैज़ वो इंस्टॉलमेंट के बारे में दिया है बराबर। नीदर नॉर सेम, they refused to pay the price or filed a suit against insolvency.
स्टेप 3 के मार्क्स इनको नहीं मिले, मिसरिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फाइनल आंसर मैच कर गया इनका कि भाई हाँ यहाँ पे आप पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये देखो लिखा हुआ है लास्ट लाइन के अंदर इन्होंने कि भाई कांट रिकवर, आप उससे रिकवर नहीं कर सकते सेकंड पार्ट में। पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे सेक्शन का प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए था वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, तो इनको 7 नंबर में से सिर्फ नंबर जो हैं 1, 2 और 3, आई थिंक 3 मार्क्स जो हैं वही अलॉट हुए हैं, ठीक है ना। हाँ जी, 7 में से 3 नंबर ही अलॉट हुए हैं यहाँ पे। तो आपको मैं ऐसी कॉपीज भी दिखाऊंगा जहां 7 में से 6 नंबर जो हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर मिले हुए हैं। जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई कहाँ क्या मिस्टेक्स हुई है जो हमसे नहीं होनी चाहिए थी। थोड़ा सा राइटिंग को लेकर के यहाँ बोलूंगा मैं हल्का हल्का सा, जैसे मुझे भी पढ़ने में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे लग रही है। हालांकि हो सकता है मेरे पास में ये स्कैन कॉपी है तो इसलिए हो सकता है कि ज़्यादा दिक्कत आई हो, मे बी, बराबर। लेकिन मार्क्स अल्टीमेटली कम है इसके अंदर, तो ठीक है, ये मार्क्स जस्टिफाई कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं मैं। जो होल्डिंग सब्सिडरी का क्वेश्चन था उसमें भी इनको मिले हैं 7 में से 4 मार्क्स। तो देखिए भाई उसमें क्या गलती हुई है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इन्होंने सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन दिया। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच सच कंपनी इज सब्सिडरी। होल्डिंग का डेफिनेशन आ गया, सेक्शंस गायब है, उसका आप छोटे मोटे मार्क्स करते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन मान के चलते हैं कि ठीक है आधा नंबर करीब कट सकता है एक क्वेश्चन के अंदर। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, फर्स्ट पॉइंट बहुत सही लिखा है। सेकेंड पॉइंट में एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन 1/2 द टोटल शेयर कैपिटल या टोटल वोटिंग पावर आइदर बाय कंपनी और अलोंग विद सब्सिडरी कंपनी, वो एक लाइन हमारी जो है वो पूरी आनी चाहिए थी, जो लाइन यहाँ पे नहीं आई। सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी इज आल्सो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। इन द अबव क्वेश्चन पीक्यू लिमिटेड can't claim the status of being a subsidiary of ABC Limited, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा XYZ Limited which is holding company of PQR is not a subsidiary। अब यहाँ एक बड़ी चीज को आप लोग देखिएगा, also came of PQR Private Limited is not valid। अब यहाँ एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपने ये क्वेश्चन कर दिया, सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ बड़ी दिक्कत अपने को क्या लग रही है कि आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। आज अगर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूं और मैं डायरेक्टली देखना चाहूं तो कितने शेयर इशू हुए थे 20,000, उनमें से आपने कितने एक्वायर किए 5,000, 20% का ही या 25% का ही होल्डिंग हो रहा है जो मोर देन 50% से कम है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया कि ये क्लेम नहीं कर सकती है, बराबर से। तो ये एक चीज मैं बोलूंगा आप सबको कि इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दीजिए तो सही वहां पे, है ना। अब ये कैसे मैं पता लगाऊं कि हाँ भाई सच में जो का क्लेम है वो वैलिड नहीं है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको देना चाहिए था कि भाई टोटल शेयर हमारा 20,000 का है, 20,000 है, उसमें से उसके पास खाली 5,000 ही है। तो अगर ये 50% से कम है तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे क्लेम करने का कोई राइट ही नहीं बनता है, इसलिए होल्डिंग सब्सिडी नहीं बना। तो उस वजह से यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्क्स इनके कटे हैं। सेकेंड पॉइंट में आया एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन उन्होंने दे दिया, कंपनी इन विच एनी अदर कंपनी हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल या मैनेजमेंट के ऊपर हुआ और जॉइंट वेंचर इंक्लूड है। छोटा सा डेफिनेशन है पर ठीक जा रहा है। सिग्निफिकेंट का मतलब इन्होंने बता दिया, एटलीस्ट 20%, ये भी ठीक जा रहा है। जॉइंट वेंचर का मीनिंग भी बढ़िया दे दिया इन्होंने। तो यहाँ इनको मार्क्स मेरे ख्याल से प्रॉपर मिले हैं। और यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ इन्होंने पूरा समझाया है कि भाई 5,000 इक्विटी शेयर ही है जो 25% के बराबर होते हैं, ठीक है ना, और मोर देन 20% होती रिलेशन। तो यही जो चीज इन्होंने यहाँ पे इस आंसर में लिखी है, ठीक है। देखिएगा स्कैन कॉपी है इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, बराबर। तो आप देखेंगे यहाँ से कि आपको पता लगेगा कि ये चीज जो इन्होंने यहाँ की है वो इनको वहां पे भी कर देनी चाहिए थी। तो आई थिंक मार्क्स जो है वो इनके बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 7 में से मेरे ख्याल से आराम से 6 मार्क्स तक हम ला सकते थे। थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पोर्शन और ठीक होता और अगर ये पॉइंट ठीक किया होता, बराबर। तो अभी जो सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं, ये खास वीडियो उनके लिए है। जिन्होंने कर लिया उन्होंने तो कर लिया, वो आगे इंटर में ध्यान रखेंगे ये, बराबर। लेकिन फाउंडेशन वालों आप लोग बहुत ध्यान से समझ के जाएंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन होता है, कैसे लिखना चाहिए, कैसे मार्क्स आते हैं, उन सब पे थोड़ा सा प्रॉपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये इनका फर्स्ट क्वेश्चन था जो आप लोगों से मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अच्छा थर्ड पार्ट अभी बाकी है हमारा, यस थर्ड पार्ट बाकी है अभी। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो, इसमें इनको नंबर जो मिले हैं वो 6 में से सिर्फ 1 नंबर मिला है भाई, ठीक है। अब 6 में से 1 नंबर ही क्यों मिला, जबकि हमारा सिंपल क्वेश्चन जाता है सेक्शन 69 का। चलो स्टार्टिंग इन्होंने कर दिया, ऑप्शनल नहीं है वो नहीं है। अब अगर इनसे बात करें यहाँ पे कि कौन से बेनिफिट क्लेम हो सकते हैं, तो पहला इन्होंने लिखा नो राइट टू स्यू अदर फर्म। ये तो डिस्क्वालिफिकेशन है, पार्टनर कांट स्यू ईच अदर, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट लिख दिए। फर्म कैन क्लेम, इनकी जरूरत ही नहीं दी। अच्छा बाकी पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं इन्होंने।
अब इन्होंने बोल दिया सिविल रॉन्ग में आप केस कर सकते हैं, सिविल राइट पे कोई असर नहीं आएगा, और तीसरे में खाली 100 रुपए, इसीलिए एक नंबर इनको अलॉट हुआ है खाली इस पॉइंट का कि 100 रुपीज तक का सेट ऑफ डिमांड कर सकते हो। म्यूचुअल एडजस्टमेंट में उसमें भी सेट ऑफ वर्ड नहीं आया है, इसीलिए एक नंबर अलॉट हुआ है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कैन स्यू वाला पॉइंट, पार्टनर्स फाइल सूट फॉर डिसोल्यूशन, अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल रिसीवर वाला पॉइंट, ये सारे कुछ भी नहीं आए, इस वजह से यहाँ पे मार्क्स कटे हैं। तो ये थोड़ा मुझे जस्टिफाई लगता है कि हाँ भाई यहाँ मार्क्स जो है वो इनको इस एक पॉइंट के दिए गए हैं, बाकी के सारे मार्क्स जो है वो कट हुए हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से मैंने डिस्कस किया। चलिए आपको मैं बहुत फटाफट से सेकंड क्वेश्चन के ऊपर लेकर के आता हूँ। देखिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन जो है पहले सजेस्टेड से चेक कर लेते हैं कि आईसी ने क्या कुछ दिया है। तो अब सजेस्टेड आ गया तो हम बहुत प्रॉपर चेक कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो था बढ़िया क्वेश्चन था, और सोगा का क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ गुड्स का सेक्शन 9-10 का क्वेश्चन है, जहां प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्राइस थर्ड पार्टी डिसाइड कर सकती है, थर्ड पार्टी अगर मना कर दे डिसाइड करने से तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुड्स का हैंडओवर कर चुके हो तो फिर आप वापस नहीं ले सकते हो, अदरवाइज आप वापस लेने का राइट रखते हो। सेक्शन 9 आप देख सकते हैं, देखो लिखा है, पहले सेक्शन 9 आ गया। आप लिखने का तरीका देखना बच्चे लोगों, आप क्वेश्चन नंबर 7-7 नंबर के हैं, 7-7-6 नंबर के क्वेश्चन है, तो भाई छोटा लिखने से तो काम चलेगा नहीं। तो सेक्शन 9 में इन्होंने पूरा लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होता है, मैनर हम डिसाइड कर सकते हैं या प्रीवियस डीलिंग से हम डिसाइड कर सकते हैं ना, थर्ड पार्टी डिसाइड कर सकती है, वो सेकंड में आ ही गया हमारा वैल्यूअर। फिर सेक्शन 10 पूरा आ गया कि अगर प्राइस थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी तो डज नॉट कैन नॉट मेक सच वैल्यूएशन द एग्रीमेंट देयरबाय अवॉइडेड, अगर थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं करे। लेकिन अगर आप रिसीव कर चुके हो और अप्रोप्रिएट कर लिया गुड्स को तो फिर आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। फिर इवन एक छोटा सा पॉइंट वो भी आया कि अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट कर देते हैं तो इनोसेंट पार्टी डिफॉल्ट पे सूट फाइल कर सकती है। अब फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर था वो बहुत क्लियर था, मैंने आपको कहा था प्राइस फिक्स नहीं की है, थर्ड पार्टी ने मना कर दिया है, लेकिन चूंकि की हैंडओवर हो चुकी है तो आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। सेकंड नंबर में की हैंडओवर नहीं किया है तो बकायदा आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हो अगर प्राइस फिक्स करने से मना कर दे तो। ये दो पार्ट अपने को इसमें लिखने चाहिए थे, बराबर बढ़िया सा आंसर है। सेकंड पार्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ओपीसी और इसके एलिमेंट्स लिखने चाहिए थे भाई। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन था, जितने एलिमेंट लिखोगे उतने मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें उनको 7 में से 4 नंबर मिले हुए हैं, पहले वाले में 7 में से 3 नंबर है, 7 में से 3 मार्क्स है। थर्ड वाले में भी 6 मार्क का हमारा क्वेश्चन है, इसमें एलएलपी की क्वालिटीज पूछी है, बॉडी कॉर्पोरेट, म्यूचुअल एजेंसी, फॉरेन एलएलपी एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कुछ पॉइंट पूछा हुआ है। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बराबर। तो इन क्वेश्चन के आंसर्स में डायरेक्ट पॉइंट है सारे के सारे, आप यहां से नहीं भी आपको दिखाऊंगा मैं आईसीए का तो भी आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, बराबर, सारे हमारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा सॉल्यूशन के ऊपर। ये देखिएगा, अब इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखें, इन्होंने दिया प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पहले तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इन्होंने डेफिनेशन दे दिया, इसका जो ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था। प्राइस इज द सब्सटेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है। और देन इट इज माय वेरियस वेज हो सकते हैं बिटवीन द पार्टीज डिसाइड होती है। वन सच मेथड इज, अब ये मेथड्स आप पॉइंट्स में दे दो तो और मजा आ जाएगा ना, कॉपी चेकर को थोड़ा चेक करने में इजी रहेगा। इट कैन बी एस्टिमेटेड इन मैनी वेज, ठीक है, एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, जबकि आपको सारे तीनों लिख देने चाहिए थे। यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है अभी। वन सच मेथड जो हो सकता है फिक्सेशन प्राइस बाय थर्ड पार्टी, बिल्कुल सही लिखा है। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एग्री दैट वैल्यूएशन ऑफ काइंड ऑफ गुड्स फाइल्ड बाय असर्टेन बाय द थर्ड पर्सन, बिल्कुल ठीक है। दे मस्ट एग्री अपॉन वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी, अरे हो गया ना भाई, एक चीज को हम कितनी बार लिखेंगे, ठीक है। दे मस्ट नॉट इंटरफेयर द, ठीक है, बाय द थर्ड पार्टी फॉर ओन देयर बेनिफिट, और थर्ड पर्सन कैन willfully express that will not be fix the price, तो रीजनेबल प्राइस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा है कि थर्ड पर्सन कैन willfully express that he will not fix the price, then the parties must pay the reasonable price। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, वो मना कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बस आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज मेरे ख्याल से इनसे दिक्कत हुई है। एक पार्ट का आंसर तो इन्होंने देन आगे पूरा समझाया, देखो आप क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन समझाने के बाद फर्स्ट पार्ट का आंसर तो इनका सही चला गया, सेकंड पार्ट का आंसर बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड में भी इन्होंने लिख दिया कि नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो आपको देना ही पड़ेगा, तो ओनरशिप ट्रांसफर का कोई खास पॉइंट इसमें लगाना नहीं था, वो इन्होंने लगा दिया था जिसकी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो प्रेजेंटेशन में तो दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे मार्क्स कटे। इन्होंने ओनरशिप वाला पॉइंट भी साथ में डाल दिया है कि इससे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बायर से सेलर को, तो ओनरशिप के पॉइंट की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ प्राइस फिक्सेशन के पॉइंट अपने को लगाने चाहिए थे, तो हम आंसर बढ़िया तरीके से बना सकते थे। तो यहाँ गलतियां हुई हैं, ध्यान से देखें आप, एक आंसर ही पूरा का पूरा रॉन्ग हो गया, इनका एक पार्ट पूरा रॉन्ग हो गया है।
ओबीसी की रिक्वायरमेंट में मैं कहता हूं कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है आंसर, लेकिन अब कुछ पॉइंट जो आईसीई के हैं नॉमिनी वाले पॉइंट्स वो अगर नहीं है तो मार्क्स कटे हैं, अदरवाइज ठीक है। तो आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ करके जाना पड़ेगा, उसमें तो डायरेक्ट है, जितना लिखेंगे उतने मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे जितने पॉइंट आईसीई के सजेस्टेड में है। तीसरे वाले में एक मिस्टेक इनसे जो हो गई है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था एलएलपी का। अब जैसे एलएलपी में पहली चीज पूछ ली गई थी बॉडी कॉर्पोरेट, अब यहां इनसे गलती हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट की एलएलपी में अलग से डेफिनेशन दे रखी है, पूरी डेफिनेशन है। तो एक्चुअल में इन्होंने एलएलपी का डेफिनेशन नहीं पूछा था, सॉरी बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन नहीं पूछा था, वहां पूछा गया था कि एलएलपी की क्वालिटी है बॉडी कॉर्पोरेट, वो समझाना था कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अपने मेंबर से अलग होता है, वो देना चाहिए था इसमें, है ना। बॉडी कॉर्पोरेट जो एलएलपी में डेफिनेशन वाले पार्ट में दे रखा है वो ये दे रखा है कि भाई कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का मेंबर बन सकता है, ठीक है, पार्टनर बन सकता है। और फिर वो कौन होता है कि भाई या तो कोई एलएलपी होगी, कोई कंपनी होगी, चाहे वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, चाहे आउटसाइड ऑफ इंडिया में हो, एलएलपी भी चाहे इंडिया की हो चाहे आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो इन्होंने कौन सा इंक्लूडेड कौन सा एक्सक्लूडेड वो इन्होंने पूरी डेफिनेशन लिख दी है। यहाँ पे आकर के मार्क्स जो है वो इसलिए इनको जो है वो नहीं मिले। आप देखो पूरा खाली छोड़ा हुआ है आंसर यहाँ पे, तो उसका एक बड़ा रीजन ये हो गया है कि इनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इनको लगा कि भी एक टर्म पूछ लिए बॉडी कॉर्पोरेट, टर्म नहीं पूछी थी, है ना। अगर आपको मैं क्वेश्चन बताऊं इसका, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से कई बार पढ़ना पड़ता है बच्चे लोगों। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कहां गया ये देखो, यहाँ क्लियर बोल दिया, कीपिंग इन व्यू अबव डिफाइन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। आपको एलएलपी की क्वालिटीज के 4 पॉइंट बताने, न कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देनी है, तो बस वहां गड़बड़ हो गई, ठीक है। अच्छा म्यूचुअल एजेंसी वाला इनका जो आंसर है वो भी रॉन्ग हो गया, इन्होंने सीधा लिख दिया म्यूचुअल एजेंसी होती नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो पार्टनर्स में आपस में नहीं होती है, लेकिन एलएलपी और उनके पार्टनर्स के बीच में तो म्यूचुअल एजेंसी है, बराबर। फॉरेन एलएलपी इन्होंने ठीक दिया, डेफिनेशन छोटी सी वो दे रखी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में कुछ और मैटर ऐड होना चाहिए था, उस वजह से जो है वो मार्क्स कटे हैं, तो ठीक मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आईसीए ने ज्यादा कुछ मार्क्स कटिंग की भाई अननेसेसरी मार्क्स काट दिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन इन्होंने नेक्स्ट किया है, तो आइए हम भी थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। आइए मेरे साथ में, आप लोग सजेस्टेड हमारे पास में है तो और बेटर चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, बढ़िया क्वेश्चन था, पार्टनरशिप का अगेन है कि भाई 3 पार्टनर्स है, 12 साल के लिए इन्होंने एक फर्म बनाई है और अभी ये लॉसेस में चल रही है, तो एक पार्टनर चाह रहा है कंटिन्यू करें, बाकी के बंद करना चाह रहे हैं, तो क्या रूल्स काम आएंगे उसके ऊपर हमारा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने ये एक पार्ट था 4 मार्क का क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट में अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एक स्लीपिंग पार्टनर है और कुछ फैब्रिक गुड्स बिलोंगिंग टू सी उसके पास में आए, बी इज अवेयर अबाउट स्टोलन प्रॉपर्टी। अपने एक बात किया था कि जहां एक पार्टनर को बताए, मतलब पूरे फर्म को बताए, नोटिस टू पार्टनर वाला पॉइंट भी आंसर बता रहा हूं आपको मैं। देन बढ़िया सा हमारा पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट है बच्चे लोगों आप लोगों से, गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है, तो हम पहले ही बात कर चुके थे, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, आंसर आपको दिखाऊंगा अभी मैं बराबर। और एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है, श्योरिटी के अपने को राइट्स बताने थे अगेंस्ट द क्रेडिटर, श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, डेटर एंड को श्योरिटीज, लगभग सारा टॉपिक जो है 6 नंबर में पूछा है। तो सेक्शन 40 देना चाहिए था, जहां पे पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करने का राइट है, एग्रीमेंट या विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पर्सन, लेकिन चूंकि यहाँ सबकी कंसेंट है नहीं। 44 में आप कोड को वेरियस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर एक ये भी लगता है, एक पॉइंट आपको लिखना चाहिए होता है, वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट अ लॉस, बराबर। इंस्टेंट केस में वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लॉसेस के बाद भी 2 चाह रहे हैं, एक नहीं चाह रहा है, पी इंसिस्ट करना चाह रहा है कंटिन्यू करने को, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, तो क्वेश्चन समझाया है। ऑप्शन आपके पास ही एक है कि या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, नहीं तो फिर डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट जाएगा, इफ बी डज नॉट एग्री डिसॉल्व द फर्म, जैसा क्वेश्चन में देखी भी रखा है, तो कोर्ट को अप्लाई। तो आप देखेंगे आईसी कितने बड़े बड़े आंसर लिख रहा है, क्योंकि 7 मार्क के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो सर इतना सब हमको भी लिखना पड़ेगा। देखो बेस्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि भाई आप एग्रीमेंट के थ्रू खत्म कर सकते हैं, ये शायद कम लोगों ने लिखा होगा, और बाकी 44 वाला तो लगभग सबने आंसर लिखा है कि आप 44 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 25 सेकेंड पार्ट इसका जो था, जैसा भी मैंने आपको कहा, एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेपरेटली लायबल फॉर और एक्ट ऑफ द फर्म। सेक्शन 26 कहता है फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर फॉर एनी रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर। और 27 हमारा वो आ गया कि जहां पे अपेरेंट ऑथोरिटी में कोई भी काम करता है, मनी रिसीव करता है या मिस अप्लाइज करता है, तो उसके लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है, ये इन्होंने लिखा है। अब आंसर 25, 26, 27 के बेस पे इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। हमारा एक पॉइंट वो भी था, स्टोलन प्रॉपर्टी इन्होंने यूज की है। देखें आप सजेस्टेड आंसर में, अगर क्वेश्चन अपन देखें, 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 देखिएगा
AB operate a textile merchant business. A finance the business and sleeping partner in the regular course of business. B acquired certain fabric जो C से belonging है. B is aware about this fact or stolen property. फिर भी उसने क्या किया, परचेज किया stolen goods को. Moreover, B record proceed for these sales in the firm's book. Now A want to award the liability towards C on the ground of misconduct by B. B का मिसकंडक्ट है. इन द लाइट ऑफ प्रोविजन आपको बताना है दोनों का लाइबिलिटी क्या रहेगा, ये इन्होंने यहाँ से पूछा है. बराबर से. तो अब मेरे हिसाब से इसमें लगना चाहिए था कि भी अगर किसी पार्टनर को पता, हालांकि थर्ड वाले में अपने पॉइंट लगता है 26 के अंदर कि भी एक को पता है तो हम मान के चलेंगे, एक्टिव पार्टनर को पता है मतलब सबको पता है. लेकिन इन्होंने यहाँ सेक्शन जो है वो 25, 26 और 27 जो है वो लगा दिया है, जो है लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज वाला पॉइंट. बराबर से. तो ये थोड़ा सा मुझे आईसीए का आंसर जो है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है कि यहाँ फाइनल आंसर तो सबका मैच कर जाएगा, हालांकि फाइनल आंसर मैच करेगा सबका, बट एक को पता होना मतलब सबको पता होने वाला पॉइंट इसमें मुझे ज्यादा ठीक लगता है. पर ठीक है, आईसीए जो कर रहा है उसको अपन चेंज कर नहीं सकते भाई. इन द इंस्टेंट केस ए एंड बी दोनों लायबल होने वाले हैं, ये लगभग सबका आंसर सही गया होगा, फाइनल आंसर तो कम से कम. अब बी का फर्स्ट पार्ट जो गवर्नमेंट कंपनी वाला पार्ट था, वो गवर्नमेंट के पास में सिर्फ 40% का पार्ट है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. पहले आपको गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन दे देना चाहिए, फिर समझाना चाहिए कि भाई इतना ही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का वगैरह इसके अंदर काउंट नहीं करना है, और फाइनली दिस कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी अपने को देना चाहिए था. सेकेंड पार्ट पूछ लिया गया है, परपेचुअल सक्सेशन से रिलेटेड हमको एक क्वेश्चन पूछा गया है. डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों, परपेचुअल सक्सेशन, शेयर होल्डर है उनकी डेथ हो गई है तो क्या करना है, तो परपेचुअल सक्सेशन आपने को समझा देना चाहिए था. और इसका जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन मैंने नहीं बताया आपको, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ. देखो सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट था परपेचुअल पे 3 नंबर का. फिर कोस्ट श्योरिटी के राइट्स वगैरह पूछे हैं, तो डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है हमारा ये. तो ये रहे इनके सारे के सारे राइट्स. ये देखिए यहाँ पे राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर है, सेक्शन 141 काम कर जाएगा. ये 3 राइट्स यहाँ दे रखे हैं. डेटर के अगेंस्ट में कुछ राइट है, सबरोगेशन का है, इंडेमनिफाई करने वाला एक राइट है हमारे पास में. कोस्ट श्योरिटीज का मीनिंग और राइट्स में है कि भाई आप कंट्रीब्यूट इक्वली करवा सकते हो, और डिफरेंट सम वाला एक पॉइंट अपने को दे रखा था, डायरेक्ट सेक्शन दे रखे हैं, ये अपने को समझाने चाहिए थे. चलिए जी, तो थर्ड क्वेश्चन, अरे देखें स्टूडेंट ने थर्ड क्वेश्चन किया था ना, अपन ने देखा था ना थर्ड क्वेश्चन भी. हाँ जी है. अब थर्ड क्वेश्चन की जहां तक बात की जाए तो फर्स्ट में इनको मिले हैं 4 में से 2, सेकेंड वाले पार्ट में 3 में से 0 नंबर अलॉट हुआ है ए वाले पोर्शन में. तो थर्ड का ए ये है. ये देखिए पार्टनरशिप का हमारा पॉइंट हो गया, और डिसॉल्व बाय द म्यूचुअल कंसेंट, बिल्कुल सही लिखा है. ऑल द पार्टनर, इसमें 4 में से इनको 2 नंबर मिल गए, 1 नंबर और मिल जाना चाहिए था. फिक्स पीरियड मीन्स फिक्स पीरियड समझाया है, तो जनरली समझाने की जरूरत थी नहीं. PQR फॉर्म पार्टनरशिप ड्यूरेशन 12 ईयर का है, क्वेश्चन समझा दिया है. P can't insist the continue the business since the has been continue the losses. QR has option to seek help of court order for dissolution. ये पॉइंट ठीक लिखा है, मैंने कहा ना फाइनल आंसर मैच कर जाएगा. थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और बेटर हो सकता था, बराबर. तो प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर थोड़ा सा ओपन कर सकते थे. बाकी 4 में से 2 नंबर है, एक आध नंबर कॉपी चेकर चाहता तो फिर भी इनको दे सकता था. सेक्शन वगैरह के मार्क्स हो सकता है कुछ कटे हो. सेकंड पार्ट पूरा रॉन्ग हो गया. देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फर्म इज डीम्ड टू हैव रिसीव नोटिस. अब मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये आंसर सही होना चाहिए था, क्योंकि 25, 26, 27, 25 फिर भी ठीक है. बाकी सारे सेक्शन तब लगते हैं जनरली जहां पे कोई फर्म के पास में कोई एसेट आई हो, उसका मिस एप्रोप्रिएशन कर लिया गया हो, एक पार्टनर को पता है. ऐसा सेम एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि भाई ऐसा एक पार्ट अगर चोरी का है और किसी एक पार्टनर को पता है तो मान करके चलेंगे सबको पता है. इस पॉइंट पे इन्होंने आंसर लिखा है, इस वजह से आंसर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो रॉन्ग हो गया है. तो मुझे लगता है कि ये पोर्शन जो है नोटिस रिसीव बाय एक्टिव पार्टनर, हालांकि इसमें एक्टिव पार्टनर वाला पॉइंट है नहीं. ये जो पॉइंट है नोटिस टू एक्टिव पार्टनर वो नहीं है. ये है कि भाई एनी एडमिशन या एनी इंफॉर्मेशन रिसीव बाय एनी पार्टनर, वो मान के चलते हैं सबको पता है, लगभग हमारा पॉइंट जाता है इस तरह का. ठीक है, तो उस बेस पे होना चाहिए था, और पूरा इन्होंने आंसर लिखा है यहाँ पे बढ़िया तरीके से. फाइनल आंसर अगर देखूं, मिसकंडक्ट डन बाय एक्टिव पार्टनर मेक्स द फर्म लायबल बट द स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट लायबल. यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है. यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ने मिसकंडक्ट किया है तो दूसरे को पूरी फर्म ही रेस्पॉन्सिबल होती है. तो मुझे लगता है कि इनके इस बेस पे भी इनको नंबर मिल सकते थे. समझिएगा, आईसीए ने जो 25, 26, 27 लिया है, 27 और ये वाला जो इन्होंने लिखा है वो बहुत कुछ मैच कर जाता है, बहुत कुछ मैच करता है. ठीक है, लेकिन
काफी सारी चीजें इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दी है। फर्म विल नॉट बी अवेयर ऑफ एनी फैक्ट इट हैज बीन नोन पार्टनर इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, द पार्टनर इज ऑल्सो एंगेज इन सच एक्टिविटी व्हेन डिसएडवांटेज टू द फर्म। कुछ कुछ प्रोविजन मुझे लगता है वहां इन्होंने मिक्स करके लिख दिया। फाइनल आंसर अल्टीमेटली गलत था कि ओनली स्लीपिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं है। ऐसे हर केस में चाहे कोई भी आप सेक्शन दूसरा भी लिखते हैं तो भी यहाँ पे आंसर ये होता कि फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, इसीलिए इनके मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल ही 0 हो गए। अब आते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर, जहां हमारा गवर्नमेंट कंपनी वाला क्वेश्चन था। भाई इनमें भी इनको गवर्नमेंट कंपनी वाला है ना बी पार्ट, ये तो ठीक है। बी का फर्स्ट नहीं, बी के फर्स्ट में 4 में से 2 नंबर ही है, ऐसा क्यों हुआ? देखें, इन्होंने पहले गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन दे दिया है, बिल्कुल सही दिया है। नॉट लेस देन 51% सेंट्रल स्टेट पार्टली गवर्नमेंट का सब्सिडी, बिल्कुल सही लिया है। XYZ कॉल गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज 51% इज पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, हाँ अरे बाप रे बाप, ओ हो, इन्होंने 55% कर दिया। प्रोविजन भले ही सही लिखा लेकिन यहां गड़बड़ हो गई। बचे लोगों 55%, इन्होंने 15% और इंक्लूड कर लिया, यहां जाकर के गड़बड़ हो गई। ओहो, ये गड़बड़ हुआ है भाई। 15% किसके पास में था भाई? 15% किसका इन्होंने ऐड कर दिया? किसका था 15%? देखें क्वेश्चन के अंदर ही इन्होंने ऐड कर दिया है। वो जो ABC लिमिटेड जो सब्सिडरी कंपनी वाली थी उसका 15% इन्होंने ऐड कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था। यहां गड़बड़ हो गया भाई, इसलिए मार्क्स कटे भाई। फिर भी आप देखें बच्चे लोगों, 4 में से 2 नंबर मिल गए हैं। कई लोग कई बार पूछते हैं सर प्रोविजन सही है, कंक्लूजन गलत है, नंबर मिल जाएंगे क्या? कई बार ऐसी आपको स्टेप्स के मार्क्स दे देता है भाई। हो सकता है यहाँ हमने काटे हो आपके मार्क्स, लेकिन ऐसी मार्क्स दे देता है। आप देखो ना, प्रोविजन सही था, डेफिनेशन सही थी, 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोविजन के 2 नंबर मिल गए, फाइनल आंसर के 2 नंबर कट गए भाई। तो ये ठीक लगता है कि हाँ भाई ये तो ठीक किया है इन्होंने, ठीक है, बराबर। चलिए जी, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इनके। और अगला क्वेश्चन जो है वो ये कौन सा है भाई? अच्छा, ये इसका बी पार्ट हमारा था, इसमें इनको 3 में से 2 नंबर मिले, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का पॉइंट है, तो आप जितना बेटर लिखे उतने मार्क्स हैं। एक आध नंबर में मान के चल रहा हूं कि कटते हैं। सी पार्ट जो इसका था उसमें इनको मिले हैं 6 में से 4 नंबर। 6 में से 4 ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक नहीं बोलूंगा, ठीक नंबर बोलूंगा। 6 में से 4 इज गुड। 5 तक आ जाते हैं तो और बढ़िया है। इन्होंने लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर राइट लिख दिए हैं, अगेंस्ट द क्रेडिटर भी राइट लिखे हैं। अब इसमें थ्योरी का प्रेजेंटेशन आप जितना बेटर करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट द को श्योरिटीज के कुछ राइट है जिन्होंने लिख भी दिया, गारंटेड अमाउंट वाला। और इन्होंने वो नहीं लिखा ज्वाइंटली एंड इक्वली, लिखा है क्या इक्वल अमाउंट और अदरवाइज। एक आध पॉइंट कम है, देखो यहाँ एक आध पॉइंट कम है, वो कम है इस वजह से मार्क्स कटे हैं। अदरवाइज करीब करीब पूरे मार्क्स इनको मिल गए हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास, अच्छा काम किया है इस वाले क्वेश्चन के लिए। 5th क्वेश्चन पे अगर आ जाऊं बच्चे लोगों में, इन्होंने 4th क्वेश्चन नहीं किया है। एक क्वेश्चन का आपको चॉइस मिलता है, तो 4th क्वेश्चन नहीं किया है, 5th क्वेश्चन किया है इन्होंने। तो हम भी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। चलिए आपको सीधा 5th क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं अभी मैं, जो इन्होंने किया है। देख लें आप लोग कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। ये देखिए, अब जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है भाई, पीटीसी होटल्स बॉम्बे डिसाइडेड टू सेल दे। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन तो तगड़ा क्वेश्चन था। ये वही क्वेश्चन है जिसको लेके थोड़ा सा बवाल मचा हुआ था, और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ने 2 नंबर जो एक्स्ट्रा दिए वो पता नहीं इस क्वेश्चन के दिया किसके दिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन भी आपको समझा देता हूं। पीटीसी होटल्स इन बॉम्बे डिसाइडेड टू सेल देयर फर्नीचर बाय ऑक्शन सेल। फॉर दिस पर्पस दे अपॉइंटेड आरएन एसोसिएट्स को उन्होंने अपॉइंट किया है, और टॉप 10 आर्किटेक्ट को उन्होंने इनवाइट किया बिडिंग के लिए। राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड। अब अगर सेलर खुद पार्ट लेना चाह रहा है बिड में तो वो अपना राइट नोटिफाई करेगा, अगर नहीं किया और बिड में पार्ट लेता है तो अनलॉफुल है। ये आपके नोट्स में है, बुक में लिखा हुआ है। फर्नीचर वाज पुट अप इन द लॉट्स ऑफ सेल। इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी लॉट ऑफ फर्नीचर विल बी अ रिजर्व प्राइस। हर एक का एक रिजर्व प्राइस होगा। अब रिजर्व प्राइस आप रख सकते हैं, चाहे डिस्क्लोज करें चाहे नहीं करें, ठीक है। और रिजर्व प्राइस अगर आपने रखा है तो फिर आप मना भी कर सकते हैं किसी को सेल करने से। 25 फैब को ऑक्शन सेल स्टार्ट होती है 10 बजे। पीटीसी होटल्स बॉम्बे वहां पे हो रही है, और 3 लोग नील, राज और देव वहां पे आए हैं और बिड लगाई है। अब 3 लोगों ने बिड लगाया, अपने को दिख रहा है यहाँ पे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा इसको। तो इन्होंने बोला भाई हाईएस्ट बिड 6.10 की है तो देव को मिलना चाहिए, लेकिन ये सेल उन्होंने नील को दे दिया, और ये बोला भाई फॉल ऑफ हैमर उसके लिए हुआ। देव का बिड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि राइट टू बिड वाज रिजर्व, कि भाई राइट टू बिड हमारे पास में रिजर्व था, बराबर से।
अब राइट टू बिड अगर आपके पास रिजर्व नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी को मना कर सकते हैं कि रिजर्व में नहीं है, अदरवाइज आप हाईएस्ट बिडर को ही देंगे, जो अपना कॉमन रूल भी है। कंपनी ऑफ मिस्टर देव वाज नॉट इनवाइटेड। अब इन्होंने ये बोला कि भाई देव की कंपनी को बुलाया नहीं था। इस लाइन को लेकर के वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कॉमनली बात करूं तो हाईएस्ट बिडर को मिलना चाहिए था, नहीं दिया, तो उसका क्लेम तो सही है। अनदर बिड जो है वो दो लोगों ने किया है, धीर ने और मधु जो है वो ऑक्शनर के बिहाफ पे ही है। तो आपके पास राइट नोटिफाई नहीं है तो आप मधु को नहीं दे सकते हो। तो 15 लाख वाले धीर को दिया है, तो बिल्कुल सही है धीर को देना। दो लोगों ने आर्ग्यू कर दिया, देव ने और मधु ने, कि हमको मिलना चाहिए, तो देव का आर्ग्यू तो सही है, ये उसको मिलना चाहिए, ये सेल अनलॉफुल है। दूसरी वाली जो धीर को दिया है वो करेक्ट जाएगा, क्योंकि राइट आपने नोटिफाइड नहीं किया है तो अनलॉफुल होता है, ये अपना आंसर है। ठीक है, अब आपको मैं आंसर बता रहा हूं इसका, आईसी ने क्या लिखा है। देखो, सबसे पहले तो ऑक्शन सेल का मीनिंग समझा दिया, फिर ऑक्शन सेल के रूल लिखे हैं इन्होंने 3। एक तो लॉट वाला। सर ये क्यों लिखा सर, लॉट वाले की तो जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअल के अंदर वहां क्वेश्चन में दे दिया गया है आपको, है ना। ये लॉट वाला प्रोविजन सिर्फ क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन लिख दी इन्होंने। वो लाइन क्या लिख दी इन्होंने यहाँ पे, एवरी इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी लॉट ऑफ फर्नीचर विल बी ए रिजर्व प्राइस। तो ये जब इन्होंने लिख दिया, इसलिए अपन ने वो लॉट वाला पॉइंट भी थ्योरी में डाल दिया, अदरवाइज कोई ज्यादा जरूरत थी नहीं। अच्छा, राइट टू बिड में भी रिजर्व, क्योंकि रिजर्व वाला पॉइंट भी डाला है और नॉट नोटिफाइड वाला पॉइंट भी इन्होंने डाला है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो पॉइंट तो कनेक्टेड ही आपस के अंदर। अब फाइनल आंसर डायरेक्ट इन्होंने रिजर्व प्राइस वाला पॉइंट भी आ गया, रिजर्व अपसेट प्राइस होगा। डायरेक्ट फर्स्ट वाले में सेल ऑफ रिजेक्शन ऑफ देव बिडिंग वाज नॉट जस्टिफाइड सिंस द इंफॉर्मेशन एज टू राइट टू बिड वाज नॉट एक्सप्रेसली गिवन, देयरफॉर द ऑक्शन सेल वाज अनलॉफुल। अब यहां मुझे लगता है कि आईसीए ने पूरा प्रॉपर आंसर इसका नहीं दिया है, मतलब रीजन भी नहीं दिया। वहां जो क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा रीजन दिया गया था कि भाई उसको इनवाइट ही नहीं किया था और आप आ गए हो वहां पे, और वहां दिया है आपने, रिजर्व कर रखा है राइट कि भाई किसको बुलाओगे किसको नहीं बुलाओगे। पर यहां ये आंसर में लिख रहे हैं कि देव बिडिंग वाज नॉट जस्टिफाइड, द रिजेक्शन ऑफ देव बिडिंग इज नॉट जस्टिफाइड सिंस द इंफॉर्मेशन एट टू राइट टू बिड वाज नॉट एक्सप्रेसली गिवन। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेसली किसी को नहीं दिए थे आपने, पर ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने 10 लोगों को इनवाइट किया था वहां पे। तो ये थोड़ा सा मामला इधर उधर होता दिखता है, बट ठीक है। कॉमनली आईसीए ने जो आंसर दिया उसके बेस पे जो हाईएस्ट बिडर था उसको दे देना चाहिए था, नहीं दिया तो क्लेम कर सकता है। सेकंड वाले में चूंकि आपने राइट नोटिफाई नहीं किया है तो ऑक्शनियर अपने बेस पे नहीं दे सकता है, तो वहां जस्टिफाई है कि आपने हाईएस्ट बिडर वाले को नहीं देके दूसरे को दिया तो लॉफुल होगा। ये आंसर में इन्होंने लिखा है, ठीक है, बराबर आईसीए का आंसर है। डिस्कस भी कर लिया मैंने आप लोगों से। सेकेंड पार्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट मीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। 3 डिफरेंसेस आपको बताने हैं, 3 सिचुएशन। अच्छा, कोर्ट कहां डिसॉल्व कर सकता है वो 3 सिचुएशन पूछ ली। 2 पार्ट में हमारा क्वेश्चन है। आप कितने नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन है भाई, तो बड़ा पार्ट हो जाएगा ये। तो ये देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डजंट मीन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बहुत अच्छा सा टॉपिक, दोनों के डिफरेंसेस का आप लोगों को दे रखा है, तो थ्योरेटिकल पार्ट पहले वो आ जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट मोड, ये देखो एक और मोड, कोई अगर थ्योरी मोड में नहीं करके अगर इसको ऐसे भी कर रहा है, ये देखिए कई लोगों ने ऐसे भी किया होगा, तो इन्होंने बोला है आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलेगा। इसी ने बोल दिया भाई आपने अगर डिफरेंसेस ऐसे भी लिखे हैं जैसे अपन ने अपने नोट्स में भी कर रखे हैं तो बिल्कुल सही है, चलेगा, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट सेक्शन 44 में आपको कोई भी 3 पॉइंट लिखने को बोले थे, तो ये देखो आईसीए एक बार कॉपी चेकर को सारे भेजेगा, उसमें से जो भी 3 आपके मैच कर जाएंगे उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था भाई इसका, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी देख लिया जाए। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज ऑल टुगेदर टू परफॉर्म, मैंने आपको कहा था ये लाइन एग्जैक्ट सेक्शन 39 की लाइन से, सेक्शन 39 में आपको दे रखी है, ऐसा मैंने आपको कहा था। तो देखिए आईसी ने क्या किया भाई, मुझे नहीं पता आईसी ने क्या किया होगा। लाइंस तो ये 39 में दे रखी है, यहां से मैं देख लेता हूं। ये देखो सेक्शन 39 एंटीसिपेटरी ब्रीच, और आपको मैंने हर क्लास में बोला है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच जब भी आता है सेक्शन 39 एंटीसिपेटरी में भी है, और हमारे नोट्स में हम लोग उसको परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं। तो दोनों आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं, तो जिसने लिखा होगा उसको बढ़िया मार्क्स यहाँ पे मिले होंगे, इफेक्ट वगैरह देख करके आपको समझाना चाहिए था। अच्छा, इसका एक और आंसर भी है, क्या बात है, ये देखिए, एक और नहीं, इसका एक सेकेंड पार्ट और था, ओके, एक और मतलब इसका सेकेंड पार्ट एक और हमको दे रखा था, और देखते हैं स्टूडेंट ने कौन सा पार्ट किया है, तो वही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अब ये जो 5वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, 5th का जो ए पार्ट है, इसमें इनको 7 में से 4 नंबर जो है वो अलॉट हुए हैं। तो 7 में से 4, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऑक्शन सेल का मीनिंग जो है वो इन्होंने समझा दिया है।
ईच लॉट इज अ सब्जेक्ट मैटर बढ़िया, और कंप्लीशन ऑफ द सेल वाला पॉइंट हालांकि जरूरत नहीं थी, राइट टू बिड इन्होंने सारे समझा दिए, अपसेट प्राइस या रिजर्व प्राइस वाला पॉइंट इन्होंने दे दिया, फिर प्रीटेंड बिडिंग भी इन्होंने दे दिया। तो वो वाले जो पॉइंट थे, एक आध पॉइंट नहीं आया इसलिए इनके नंबर कटे, जो मेन नोटिफाइड वाला अपना पॉइंट था। इन द अबव क्वेश्चन इन्होंने बोल दिया 10 लोगों को बुलाया है, राइट टू बिड नोटिफाइड नहीं है, ये सब इन्होंने क्वेश्चन समझा दिया। फाइनल आंसर में इन्होंने लिखा है held the sale for a lot of furniture bid by 3 parties will not be considered lawful since anyone who is initiated participate in auction, so the furniture must be sold to Mr. Dev. Interested ऐसा जो भी who is interested, ओके, पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन सो फर्नीचर, तो उस बेस पे इनका आंसर सही चला गया है क्योंकि आईसी ने भी ज्यादा कुछ दिया नहीं है। सेकेंड पार्ट जो है वो तो चलो नोटिफाइड था ही नहीं, तो वहां पे सेकेंड वाली सेल वैलिड है। नोटिस वॉज, ये देखो लिख भी दिया इन्होंने, नोटिस वॉज नॉट गिवन, बेसिकली नोटिफाइड होना वाला वर्ड आना चाहिए था उस बेस पे इनको। तो फाइनल आंसर इनका बिल्कुल करेक्ट गया, उसके मार्क्स मिल गए। प्रोविजन के थोड़े मार्क्स इनके कट हुए हैं क्योंकि कुछ जो नहीं चाहिए थे वो प्रोविजन भी लिख दिए गए हैं। प्रिटेंड बिडिंग क्वेश्चन से कोई लेना देना था नहीं, अपसेट रिजर्व प्राइस सही लिखा है, every person right to bid against the seller unless a notice has been given to the same, ठीक है, ये एक पॉइंट सही लिख दिया इन्होंने। कंप्लीशन ऑफ सेल फॉल ऑफ हैमर से होता है, लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखते तो भी चलता, आईसी से हमने मैच करके देख लिया है। तो उस बेस पे इनको जो नंबर है वो यहाँ 7 में से 4 अलॉट हुए हैं। एक आध पॉइंट और प्रॉपर तरीके से आता, फाइनल आंसर तो पूरे मार्क्स मिल गए इनको, बाकी में प्रोविजन के 2-1 नंबर और आ सकते थे। चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखिएगा सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि यस डिसोल्यूशन बिल्कुल अलग होता है, 7 में से 5 नंबर मिले हुए हैं। 5 नंबर ठीक है, काफी जस्टिफाई कर जाता है, ये देखो इन्होंने डिफरेंस के पॉइंट लिखे हैं, तो श्योरली इनको यहाँ पे 3 नंबर सीधे सीधे मिल गए हैं भाई। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के जो पॉइंट हैं, व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स अनलॉफुल, व्हेन बिजनेस कैन बी कैरिड आउट एक्सेप्ट एट लॉसेस, काफी सारे पॉइंट इन्होंने लिख दिए हैं, इसके इनको 2 नंबर यहाँ पे अलॉट हुए हैं। अपने को ये नहीं पता कि आईसीए ने किस बेस पे 2 पार्ट कर रखे हैं, मुझे लगता है 3 पॉइंट अगर ये हैं तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये होना चाहिए था, और हो सकता है 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन रहा हो। तो अगर 3 नंबर का ये हो तो 3 में से 2 नंबर यहाँ पे इनको मिल गए हैं, और 4 नंबर का अगर वो रहा हो तो 4 में से 3 नंबर वहां पे मिले। एक नंबर जो आईसीए नॉर्मली कट करता है उस बेस पे कुछ नंबर इनके कट हुए हैं। फिफ्थ का सी पॉइंट हमारा जो था, सी पॉइंट के अंदर एंटीसिपेटरी ब्रीच वाला पॉइंट लिखना था, इसमें इनको 6 में से 2 ही नंबर मिले हैं। मुझे लगता है एंटीसिपेटरी का प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट refuses altogether to perform, it is disabled from part right to rescind it when a party refuse to perform, then it's termed as a breach of contract. When it is done, other aggrieved party has the right to rescind the contract and is absolved from all the obligation. Effect of refusal इन्होंने समझाया है, पार्टी में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस में वेट फॉर, यस एंटीसिपेटरी का इन्होंने लिखा तो है, बिल्कुल लिखा तो है बराबर, इफेक्ट्स भी इन्होंने लिख दिए हैं इसके, ये आंसर प्रॉपर लिखा है। तो मुझे लगता है इसमें 6 में से इनको नंबर सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, ये एक नंबर पे 0 मार्क्स क्यों आ गए? व्हेन अ पार्टी डिसेबल्ड बाय एक्ट और अदर पार्टी बाय द प्रिस्क्राइब बाय द अदर फॉर्म बिलोंगिंग द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हैज राइट टू रिसाइंड इट, ये वाला मामला थोड़ा सा अलग लग रहा है, लाइंस थोड़ी सी समझ में भी नहीं आ रही है कि क्या लिखना चाह रहे हैं। परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसके मार्क्स नहीं मिले इनको और बाकी मार्क्स मिले, पर मार्क्स तो भी बहुत कम है, 2 नंबर ही दिए गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला पार्ट काफ़ी ठीक था, काफ़ी प्रॉपर पार्ट था। एक तो एंटीसिपेटरी ब्रीच वर्ड भी कहीं पे यूज आई थिंक नहीं किया इन्होंने बराबर से। When a party refused to perform, then it's termed as a breach of contract. It is done so the other aggrieved party has a right to rescind the contract and absolve from all the obligation from the contract. जबकि एंटीसिपेटरी वाले पॉइंट्स लिखने चाहिए, थोड़ा मिक्स कर दिया आंसर इन्होंने, एंटीसिपेटरी वर्ड का यूज नहीं किया, यहाँ एंटीसिपेटरी के इफेक्ट्स इन्होंने डाल दिए हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉपर आंसर होना चाहिए। फिर भी इनको 2 नंबर इसके अंदर और मिल सकते थे। चलिए 6 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चे लोगों। आखिरी क्वेश्चन जो इन्होंने 6th वाला किया है वो भी दिखा देता हूं आपको मैं। एनआईए का क्वेश्चन था, सीधा सीधा सा डिसऑनर ऑफ चेक का हमारा क्वेश्चन था। 10,000 का चेक दिया है, बैंक ने डिसऑनर कर दिया, अकाउंट में फंड्स नहीं है और नो अथॉरिटी टू ओवरड्रॉ, क्या डिसऑनर के लायबल होगा क्या? हाँ भाई 138 में आप रेस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, लेकिन अगर आपने डोनेशन में दिया होता तो आप एसडीसी नहीं है तो राइट्स मिलने वाले नहीं थे। वेजरिंग और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे कौन सा लिखा है इन्होंने। बासमती राइस डिलीवर किए हैं 10 kg लोकल रिटेलर, रिटर्नेबल बेसिस के ऊपर है, नेक्स्ट डे 5 बैग आगे सेल हो गए हैं।
अप्रूवल बेसिस का हमारा पॉइंट था, जो सेल हो गए वो वापस से रिटर्न नहीं होंगे, अपने को पता है। डिसऑनर 138 लिखना चाहिए, दोनों कंडीशंस लिखनी चाहिए बराबर से। और देन अगर आपने गिफ्ट में दिया है तो राइट्स नहीं मिलेंगे। तो वाइस चेक वॉज डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स अगर है तो बिल्कुल यहाँ पे चेक का डबल अमाउंट का पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। जितने का चेक है उसका डबल अमाउंट का पेनल्टी लग सकता है, यहाँ पे फाइन लग सकता है, अपने को ध्यान में रखना था, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है चेक अगर डोनेशन में दिया है तो फिर 138 में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आपने को पता ही है। वैगरिंग में कौन से वैगरिंग से नहीं मैच करते हैं ये भी देख लेंगे कि इन्होंने कौन सा आंसर लिखा होगा, ठीक है। और थर्ड वाला आंसर आपको मैं दिखा देता हूं एक बार कि इन्होंने कौन से सेक्शन के बेस पे लिया है, ये देखिएगा सेक्शन 24 सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का बढ़िया पॉइंट है। अप्रूवल बेसिस के दोनों पॉइंट्स, फिर जो बैग आगे आगे वो वापस नहीं होंगे, बाकी आप रिटर्न कर सकते हो। लोकल रिटेलर एक्सेप्टेड 5 बैग्स जो हैं आउट ऑफ 100, ये पूरा क्वेश्चन आ गया। तो 95 बैग्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द अबव प्रोविजन लोकल रिटेलर रिटर्न 95 बैग, नॉट 4 बैग्स जो वापस से रिटर्न आ गए, वो आप नहीं कर सकते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन अपना था, बढ़िया सा पार्ट था। और 6th क्वेश्चन में इनको कितना मिला है भाई, पहले वाले में 7 में से 5 मार्क बहुत बढ़िया मिले हैं, 6 में से 4 मार्क्स, 7 में से 5 मार्क्स। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, 14 मार्क्स। आई थिंक हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो इनको इसी आंसर के अंदर मिले हैं। तो 138 में पहले वाले में 7 में से 5 नंबर है, 138 इन्होंने समझा दिया है। ये देखिए 139 भी दिया है, 139 की जरूरत थी नहीं, इंस्ट्रूमेंट इज, अच्छा वो वाला बेस पे इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। 140 भी इन्होंने लिख दिया है कि भाई आप किसी को चेक दे दो तो स्टॉप नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट नहीं दी। 138 में चेक इशू किया 10,000 का। अब देखिए एक बढ़िया चीज, नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। आपको इसमें पेनल्टी लिखना चाहिए था, है ना। देखो आईसी ने लिखा था, तो पेनल्टी कितना, डबल अमाउंट का। डबल अमाउंट मतलब आईसी ने बिल्कुल खुद ही लिख के दे दिया कि भाई 10,000 है तो 20,000 तक का पेनल्टी लग सकता है, 2 साल का जेल हो सकता है। तो आप सबके लिए सजेशन है कि 138 पे क्वेश्चन आए तो साथ में पेनल्टी को इंक्लूड करिए। आई थिंक वही एक आध नंबर इनका कटा होगा, एक तो वो लिख दिया होता तो फुल मार्क्स थे। और डोनेशन के लिए दिया होता तो क्या लिखा है, X is liable to pay. If X had check to for donation, then not be held liable आप यहाँ पे होते, बिल्कुल सही है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ये आंसर तो ठीक लगता है उस बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा, ये इन्होंने दिया है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो था हमारा, वो कंटीजेंट इन्होंने समझाए हैं। 7 में से 5 नंबर इनको मिले, सॉरी 6 में से 4 नंबर इनको मिले। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और उसकी कंडीशंस पूछी गई थी, तो नहीं कंटीजेंट नहीं, एक मिनट, सेक्शन 30 वेजरिंग एग्रीमेंट, हाँ वेजरिंग लिखा है। तो वेजरिंग में आपने को समझाना था, जो वेजरिंग की तरह से नहीं होते हैं वो था, उसमें शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन ठीक है, ठीक है। क्रॉसवर्ड पजल्स के अंदर एथलेटिक कंपटीशन ठीक है, चिटफंड वाला पॉइंट भी ठीक है। 3 पॉइंट देने चाहिए थे लगभग इनको, उसके 3 नंबर, एक में एक नंबर ही मिला है, 4 नंबर मिले हैं, एक नंबर और ऊपर वाले का 1 नंबर। तो इट इज अ ट्रांजैक्शन टू बाय और सेल सिक्योरिटी एंड देयरफॉर डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इट इज डन विद प्रॉपर रिसर्च एंड पूरा का पूरा वर्क। अब आपको चलो मैं बताता हूँ कि आईसीआई इसमें लिख क्या रहा है ना, ताकि थोड़ा सा आपको पता लगे कि हाँ मार्क्स कहाँ कटते हैं, क्या होता है, सब चीज़ें एकदम प्रॉपर पता लग जाए। ये देखिए मेरे ख्याल से कोई भी 3 पॉइंट में सारे समझाने को बोला था। चिट फंड डज नॉट कम विद इन द स्कोप, चिट फंड नहीं है, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन। इन दिस ट्रांजैक्शन इन विच डिलीवरी ऑफ गुड्स और शेयर इज इंटेंड टू बी गिवन और टेकन डू नॉट अमाउंट टू वेगर। डायरेक्ट पॉइंट था, थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है इन्होंने, थोड़ा सा आंसर अलग होते ही कहीं पे मार्क्स कटेंगे। एक इन्होंने लिखा क्रॉसवर्ड पजल, competition which are not wagering transaction if they are based on skill and knowingly application to in which stipulated in competition, ऐसे ही से मैच करें। क्रॉसवर्ड पजल्स, पिक्चर कॉम्पिटिशन हाँ स्किल के ऊपर हैं तो वो वैलिड ही रहेंगे, लगभग मैच कर ही रहा है आंसर, को दिक्कत नहीं है इसके अंदर, मैच कर रहा है। चिट फंड, अच्छा 3 पॉइंट लिखे हैं, 1 पॉइंट रह गया, 1 पॉइंट रह गया, 1 पॉइंट रह गया भाई, हाँ जी वो मार्क्स कट गए भाई इनके बच्चे लोगों। एक नंबर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसके अंदर एक हमारा छोटा सा पॉइंट दे रखा है, और वो भी टाइप ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैलिड रहता है और वेजरिंग की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, तो वो एक मार्क्स वहां पे इनके कटे हैं। बाकी प्रेजेंटेशन जो है वो काफी जो है वो अच्छा है, काफी ठीक है। इस वाले में इनको 7 में से 5 नंबर मिले हैं भाई, बढ़िया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्रूवल बेसिस वाला हमारा मैटर था, इन्होंने लिख दिया।
कब अप्रूवल मान लेते हैं कि गुड्स जब स्पेसिफाइड टाइम पे वापस नहीं आए, जब गुड्स को आपने अप्रोप्रिएट कर लिया है, सेल या प्लेज कर दिया है। थोड़ा सा पॉइंट्स और प्रॉपर तरीके से लिखें डिटेल के अंदर। तो 7 में से 5 नंबर काफी ठीक जा रहे हैं। 95 वापस रिटर्न हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, बाकी के रिटर्न नहीं हो सकते। फाइनल आंसर इनका एकदम से करेक्ट है और प्रेजेंटेशन भी काफी कुछ ठीक है। देखो अगर अपन देखें कि यार आईसीआई आखिर करता क्या है, तो यहां से आप मेरे साथ देखो कि यार आईसीआई कर क्या रहा है, थोड़ा सा देख लिया जाए। ये देखो, when the person to whom the goods are given either accept them or adopting them, when the person to whom the goods are given retain the goods without giving approval या reasonable time के बाद में रख लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने लिखा है और स्टूडेंट ने क्या लिखा है वो भी बताऊं आपको। appropriation of goods by the seller, not returning the goods within specified time or reasonable time। अब अगला आ गया अप्रूविंग द गुड्स। अब ये थोड़ा सा इसको डिटेल लिख दिया करो भाई। अप्रूविंग द गुड्स बाय सेल और प्लेज, ही कैन रेडिफाई गुड्स बाय डूइंग सेल और प्लेज, इस तरह से। अच्छा अपन ने लिख दिया ये वाला जैसा था अप्रूविंग द गुड्स, इफ ही सेंड अप्रूवल इन अ फिक्स टाइम, कि उस टाइम पीरियड में उसने अप्रूव कर दिया है। ये देखो थोड़ा सा ये अप्रूवल वाला पॉइंट, अब इन्होंने क्या लिखा है ये देखो, व्हेन द पर्सन टू होम गुड्स इज गिवन, या तो सीधा बायर हो गया, आइदर एक्सेप्ट देम, है ना, और डज एनी एक्ट हो गया। तो अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज में अपने को थोड़ा सा डिटेल डालना पड़ेगा। हालांकि मार्क्स 7 में से 5 नंबर है, बट आप देख सकते हैं थोड़ा सा उसको डिटेल थ्योरी में आप एक आध लाइन जो है वो एक आध लाइन बढ़ा करके लिखें तो अपने को मार्क्स बढ़िया मिल जाएंगे। हाँ जी, तो बच्चे लोगों ये सारी की सारी बात थी। पूरा पेपर आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा डिटेल वीडियो आज बन गया है क्योंकि पेपर आपके साथ साथ पढ़ा भी है मैंने यहाँ से। तो एक तो थोड़ा सा भाई हो सकता है, अच्छा राइटिंग वाला मामला इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि स्कैन वाली कॉपी है, वहाँ एक्चुअल कॉपी रही होगी, तो आई थिंक प्रॉपर पता लग गया और इतने मार्क्स तो मिले ही हैं। तो थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो अपने को मार्क्स बढ़िया मिल जाएंगे। दो चीज़ें तो हमेशा बोलता हूँ, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। मेरे ख्याल से इनकी प्रिपरेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। आप देख रहे हो क्वेश्चन गलत कम ही हुए हैं, कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन के अंदर बड़ी गलती हुई है इनको, जहाँ 0 मार्क्स अलॉट हुए हैं। बाकी मार्क्स ठीक है, एक आध जगह 6 में से 1 नंबर था, वहाँ पॉइंट कुछ स्किप हो गए हैं, बाकी ठीक है। प्रेजेंटेशन थोड़ा और मजबूत होता तो अपने को और अच्छे नंबर मिल जाते। चलिए जी, तो ये सारी बात थी आप लोगों से। नेक्स्ट में मैं एक और बढ़िया कॉपी के साथ मुलाकात करूंगा जिसमें इससे भी ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी कहाँ मार्क्स कटे हैं, क्या अच्छे पॉइंट्स उसमें से हैं, क्या गलती है जो हमको अब नहीं करनी है अपने अटेम्प्ट के लिए, वो सब आप लोगों से डिस्कस होगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, टाइम बहुत कम है अपने पास में, तो फटाफट से तैयारी में लगे रहिए। ऑल दी बेस्ट।